गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में इसको मैं पढ़ाना चाह रहा था लेकिन वो नहीं हो पाया था, तो इस वीडियो में उसको मैं पूरा करता हूँ। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट बीम थ्रू ए ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब तो आप समझते हैं, शीशा का जो स्लैब है, यहाँ लिखा हुआ शीशा स्लैब से निर्गत किरण का पार्श्वीय विस्थापन। शीशा स्लैब से निर्गत किरण का पार्श्वीय विस्थापन। क्लियर? तो क्या पढ़ना है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये समझिए कि यहाँ पर यही एक ग्लास स्लैब है। आप फिगर आप देख लीजिए। ये ग्लास स्लैब इस तरह से दिखाया गया, रेक्टेंगुलर है और ये इसका थिकनेस है। थिकनेस क्या है? तो थिकनेस यहाँ पर ये टी लिया गया है। टी इसका थिकनेस हो गया इस ग्लास स्लैब का। यहाँ पर एक नॉर्मल खींचा गया। ये देखिए यहाँ पर एक रे इंसिडेंट हो रहा है। ए बी इस बी पॉइंट पर रे इंसिडेंट करता है और फिर बी से सी होते हुए ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है और फिर दूसरे सरफेस पर आकर यानी सी एफ, ये सी एफ जो रे है यहाँ से आकर इमर्जेंट होता है। यहाँ लिखा गया है इमर्जेंट रे, यहाँ पर लिखा गया है। अर्थात सी एफ क्या है? इमर्जेंट, यानी स्लैब से बाहर निकलता है, यानी मटेरियल से बाहर निकलने वाले रे को इमर्जेंट रे कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग देखें तो ये इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे, यहाँ पर ये निर्गत किरण जो है इमर्जेंट रे है, यानी यहाँ पर ये रे इसमें एंटर किया और फिर इसका रिफ्रैक्शन हुआ, यानी बीसी रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद फिर यहाँ पर सी एफ इसका दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ, अर्थात इमर्ज किया। तो ये इस पाथ से इस पाथ का अगर तुलना किया जाए तो ये देखिए यहाँ से इस पर क्या किया गया? लंब डाला गया, क्योंकि ए बी इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं तो सी एफ रे से तुलना करने पर इतना डिस्टेंस ये विस्थापित हो जाता है। कब? जब इस मटेरियल से बाहर निकलता है तब। इसका मतलब है कि इस रे में इतना यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अर्थात समझिए यहाँ पर इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझे। यहाँ पर ये ऐसे इंसिडेंट होता है इस तरह से और फिर मटेरियल में जाकर ऐसे इतना दूर पर वो आउट होता है। तो इसको एक दूसरे के सामने अगर कर दें तो ये बीच का जो सेपरेशन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इस तरह से लैटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सीधी निकालना है आपको। तो यही चीज इसमें बताया गया है। हेडिंग है लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट बीम थ्रू ए ग्लास स्लैब। ये इम्पोर्टेंट भी है, बीबीआई इसको लिख सकते हैं। ये 2021 के लिए ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या माने? डी। यहाँ देखिए लिखा गया है कि हियर इन गिवन फिगर, इस दिए गए फिगर में सी डी क्या है? डी है। इसका नाम क्या है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। और फिर बी एफ, यहाँ बी एफ नहीं बीई, बीई का मतलब हो गया टी, अर्थात थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये थिकनेस ऑफ क्या हो गया? ग्लास स्लैब। और यहाँ पे ये म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या हो गया? म्यू हो गया। अब इस तरह से इसमें हम लोगों को इस डी को इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस के टर्म में इसको क्या करना है? प्राप्त करना है। इसको किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे आप देखिए।
इसमें हम लोग देखें तो दो ट्रायंगल अगर ले लें, यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन, उस दोनों ट्रायंगल से आसानी से इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट को आप निकाल सकते हैं। पार्श्वीय विस्थापन, पार्श्वीय विस्थापन को आप समझ चुके हैं, एक क्षैतिज दिशा में एक विस्थापित दूरी है, उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसी को, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंस फ्रॉम ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल ले, इसको देखिए बी सी ई ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें एक इसका यानी इस तरह से इस आर का कॉस लें कि साइन लें, क्या लें, यानी हमको डी निकालना है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है बी सी ई और दूसरा बी सी डी। यहाँ देखिए यहाँ पर यह भी लंब डाला गया है, यानी सी से इस बढ़ाया गया ए बी जो लाइन को डॉटेड लाइन से बढ़ाया गया, यहाँ से यहाँ तक क्या किया गया, लंब डाला गया, और यही लैटरल डिस्प्लेसमेंट का काम करता है। तो बी सी डी, ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और बी सी ई ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इसी दोनों समकोण त्रिभुज से आप निकाल सकते हैं, जिसमें ये जो देख रहे हैं ये हाइपोटेनस का काम करेगा, दोनों यानी अर्थात कर्ण का काम करेगा, दोनों इस ट्रायंगल में कॉमन है। तो सिंस फ्रॉम ट्रायंगल बी ई सी से क्या निकाला जाए, क्या हम इसमें क्या लें कि इसमें आपका ये आ जाए और फिर ये कर्ण आ जाए। तो यहाँ कॉस लेना आसान रहेगा, कॉस अगर लेते हैं कॉस आर तो ये हो जाएगा आपको 20 बाई हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। इसमें क्या लें, कॉस इन ट्रायंगल इतना कॉस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बीई आधार बाई कर्ण क्या है बीसी। चलिए बीसी हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं सो अर्थात कॉस आर इज इक्वल टू बीसी बीई के बदले क्या लिखे टी बाई बीसी। यहाँ पर बीसी निकाल देते हैं, बीसी जो हाइपोटेनस है वो निकाल देते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है। अगेन फिर किस त्रिभुज में चलें, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल को लेकर चलते हैं बी सी डी, यानी बी डी सी ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में क्या ले लें, इस एंगल को ले लीजिए। ये एंगल देखिए कैसे हो गया है, ये एंगल क्या है आई, ये एंगल आर, क्योंकि यहाँ इंसिडेंट हो रहा नॉर्मल के साथ बनाया गया एंगल आई है, और यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये एंगल आर है। इस एंगल को देखिए तो ये टोटल एंगल क्या होगा आई, ये एंगल आर, तो ये एंगल कितना होगा आई माइनस आर, इसलिए इसको लिया गया था। इसमें साइन लें कि कॉस लें कि इसमें ये आ जाए और फिर ये कॉमन हाइपोटेनस आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्या ले हम कॉस ले कि साइन ले। अगर हम साइन लेते हैं इस एंगल के लिए, देखिए इस एंगल के लिए ये लंब हो जाता है और फिर ये कर्ण है ये, इसका मतलब साइन ले लेते हैं, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी सी बाई बी सी। वेरी गुड। चलिए अब हम क्या निकालना है, बी सी निकाल देते हैं। बी सी इज इक्वल टू डी सी के बदले डी, इसी को तो निकालना है, डी को हमको निकालना है, डी डिवाइड साइन आई माइनस आर। अभी दोनों बी सी को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। दोनों बी सी को अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे। इसको आप देख सकते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, आप इसका अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए। चलिए फिर हम लोग दोनों BC को बराबर कर देते हैं, अर्थात ये जो BC है और इस BC को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए
यहाँ लिखेंगे सिंस टी बटा कॉस आर इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर इज इक्वल टू डी बाई साइन आई माइनस आर। तो अब यहाँ से क्या निकाल देना है, यहाँ से निकालना है आपको, क्या निकालना है, डी निकालना है, डी। तो डी निकालेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर, टी बाई कॉस आर मल्टीप्लाई साइन आई माइनस आर, यानी फाइनल जो रिजल्ट हुआ टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड कॉस आर। ये क्या निकाले हम लोग, इट इज कॉल्ड लैटरल, यहाँ लिखेंगे इट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, it is called lateral displacement by slab through slab। किस तरह का स्लैब है, तो रेक्टेंगुलर स्लैब है। तो इस रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू यहाँ पर क्या निकाले, लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकाले, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब आप इसको समझ लीजिए, इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट को निकालने के बाद इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, अगर याद नहीं है तो इसको आप निकाल कर प्रूफ भी कर सकते हैं इसको आसानी से, यहाँ पर बहुत सिंपल है। चलिए इसके बाद का थ्योरी जो होगा, आप आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का थ्योरी देखिए। नेक्स्ट थ्योरी जो होगा, अगला थ्योरी इसका हम पढ़ते हैं। अगला थ्योरी क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ। इस बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2020 ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऑप्टिकल पाथ। ये देखिए ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशीय पथ इसका हिंदी हो जाता है, प्रकाशीय पथ। तो प्रकाशीय पथ क्या है, इसको हम लोग देखें। बस इसका डिफिनीशन होता है कि लाइट, ये जो लाइट होता है, यानी लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है और फिर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है। दैट इज, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्टिकल पाथ का दूसरा नाम ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम आइदर ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ये भी करते हैं, ऑप्टिकल पथ लंबाई। तो इसका हो जाएगा डिफिनीशन, optical path is defined as the distance traveled by light multiplied by refractive index of medium। यानी ये प्रकाश के द्वारा तय किया गया विस्थापन अर्थात दूरी और माध्यम के अपवर्तनांक के मल्टीपल से ऑप्टिकल पाथ परिभाषित होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, डिफिनीशन आप समझ गए होंगे।
ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय is equal to distance traveled by light multiply refractive index of medium, refractive index of medium। तो इसको हम लोग डिस्टेंस को क्या मान सकते हैं, d, अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अर्थात यहाँ पे इसको और ऊपर लिखते हैं, दिखता नहीं, यानी d इंटू म्यू, d इंटू म्यू। तो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ये सिंपल थ्योरी है और इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी, एक फार्मूला होगा, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी, ठीक है। ये आपका इस बार 2020 में 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया इस बार, तो इसका डिफिनीशन भी नेक्स्ट बार पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ये हो गया ऑप्टिकल पाथ। इसको मैं पीडीएफ में भी समझाया है, उसमें भी आप लोग इसको देख लेंगे। अब इसमें अगला थ्योरी की बात करते हैं। अगला थ्योरी तो ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी, ये समझ ली। चलिए इसको मिटाते हैं। अब है रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ ये क्या है, इसको आप समझने का कोशिश करेंगे। रियल बोर्ड पर जो दिखा गया है, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, वास्तविक एवं आभासी गहराई। ये वास्तविक एवं आभासी गहराई कैसे समझेंगे? हम जानते हैं कि अगर हम लोग पानी में कोई वस्तु अगर रखा जाए और ऊपर से हम लोग अगर उसको देखते हैं तो वस्तु उठा हुआ दिखता है। पानी में अगर मछली को देखें तो मछली क्या होता है, उठा हुआ दिखता है नीचे ग्राउंड से। इसका मतलब है कि ये रिफ्रैक्शन के कारण उठा हुआ दिखता है या शिफ्ट दिखता है, नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट किया हुआ दिखता है। लगता है कि कुछ ये मछली ऊपरी सतह से कुछ ही नीचे है, लेकिन वास्तव में उतना नीचे नहीं होता है। तो उसका कारण ये रहा, इसका मतलब है कि वहाँ उसका वास्तविक गहराई कुछ और है और आभासी गहराई कुछ और है। तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या रिलेशन है? जब ऑब्जेक्ट वाटर में होता है अर्थात डेंसर में होता है और ऑब्जर्वर जब हवा में रहता है, तो उस स्थिति में रियल और एपरेंट डेप्थ की क्या होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए। ये हो गया वास्तविक एवं आभासी। इसका हिंदी क्या हो गया, आभासी। इसका क्या हो गया, वास्तविक। रियल का मतलब वास्तविक एवं आभासी गहराई। तो ये इसका आभासी हो गया। डेप्थ का मतलब क्या, गहराई। रियल का मतलब वास्तविक। तो वास्तविक एवं आभासी गहराई। एक फिगर हम बनाते हैं यहाँ पर। रियल एंड एपरेंट डेप्थ को समझने के लिए इस फिगर को देखिए। यहाँ पर एक बकेट ले लेते हैं, उस बकेट में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं।
तो वो जो ऑब्जेक्ट है नीचे से ऊपर उठा हुआ दिखेगा। वास्तविक गहराई जहाँ पर है, पेंदी पर शुरू में अगर हम रख दें कि पेंदी पर रहेगा तो पेंदी पर से फिर उस पर नहीं दिखता और ऊपर उठा हुआ दिखता है। ये भी हम लोग अगर बकेट में अर्थात बाल्टी में पानी डाल दें और उसको बाहर से देखें तो पेंदी भी उठा हुआ दिखता है, वास्तव में उस लेवल पर नहीं दिखता है। तो वास्तविक गहराई कुछ और होता है और आभासी गहराई कुछ और होता है, उसके बीच का एक रिलेशन है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक बकेट को हम बना रहे हैं, ये यहाँ पर ये हो गया। सपोज करते हैं ये इसमें वाटर फिल है, इसमें वाटर रखा गया है, मान लेते हैं इसमें वाटर जब रखा गया है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखिए, ये पेंदी में, ये बॉटम है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, बॉटम, BOTTOM, पेंदी। अब देखिए यहाँ पहले एक कंसेप्ट आप लोग को बताना था तो उसको अभी यहाँ बताते हैं। अगर लाइट रे किसी भी मीडियम में, वो ग्लास है, ये वाटर है, उसमें अगर नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो वो बिना डेविएशन का सीधे चला जाएगा, या डेंसर से रेयरर में सीधा नॉर्मली अगर आता है, परपेंडिकुलरली सतह के परपेंडिकुलरली अगर वो निकल कर आता है तो सीधा बिना रिफ्रैक्शन का चला जाएगा। अर्थात वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो कोई डेविएशन उसमें नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से देखें कि इसका वास्तविक गहराई को हम h मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट का इसमें वास्तविक गहराई क्या है, h है। इस ऑब्जेक्ट का वास्तविक गहराई h है। ये ऑब्जेक्ट O क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, कहाँ रखा गया, पेंदी पर। अब ये देखिए, इस वस्तु से यहाँ पर अगर I है, सपोज करते हैं यहाँ पर I है, हम और आप कोई अगर यहाँ पर खड़े हैं तो इसको कैसे देखेंगे, कैसे इसको देखेंगे, ये I है, किस तरह से ये इसको देखा जाएगा। तो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से एक रे सीधे, यहाँ से एक रे इस तरह से ऐसे अगर निकलेगी नॉर्मली सीधे पास कर जाएगी, ये जो रे है सीधे पास कर जाएगी बिना डेविएशन का, ठीक है। ये रे सीधा बिना डेविएशन का, या अर्थात ये नॉर्मली पास कर रही है। लेकिन दूसरी रे देखें यहाँ पर,